गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हम पॉलिटिकल साइंस की बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से 4th लेसन एग्जीक्यूटिव्स वो कर रहे हैं। आज इसी लेसन से हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, ब्यूरोक्रेसी यानी स्थायी कार्यपालिका और नौकरशाही के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। हु इम्प्लीमेंट्स द डिसीजंस ऑफ द मिनिस्टर्स। मंत्रियों के निर्णयों को कौन लागू करते हैं। द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर्स एंड ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी और द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। टू अंडरलाइन द डिफरेंस बिटवीन दिस मशीनरी एंड द मिलिट्री सर्विस, it is described as civil service. Trained and skilled officers who work as permanent employees of the government are assigned the task of assisting the ministers in formulating policies and implementing these policies. The executive organ of the government includes the Prime Minister, the ministers and a large organization called the bureaucracy और the administrative machinery. शासन के जो कार्यकारी अंग हैं उनमें प्रधानमंत्री, उसका जो मंत्रिमंडल है और नौकरशाही या जितने भी प्रशासनिक मशीनरी है वहाँ का वो सारा का सारा संगठन है वो सम्मिलित होता है। To underline the difference between this machinery and the military service, it is described as civil service. इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहा जाता है, सिविल सर्विस कहते हैं। Trained and skilled officers who work as permanent employees of the government are assigned the task of assisting the ministers in formulating policies and implementing these policies. सरकार के ये स्थायी कर्मचारी होते हैं, मतलब एक तो जो मंत्री लोग होते हैं या फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो अस्थायी कर्मचारी होते हैं और जनता उनको मत के द्वारा चुनती है। और लेकिन ये स्थायी कर्मचारी होते हैं, जो स्थायी कर्मचारी हैं ये योग्यता के आधार पर सरकार द्वारा या सरकार के द्वारा जो एक लोक प्रशासन है, लोक सेवा आयोग, उसके द्वारा ये अधिकारी लगाए जाते हैं जो कि स्थायी कर्मचारी होते हैं। तो सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले ये प्रशिक्षित और जो निपुण अधिकारी हैं वो नीतियाँ बनाते हैं तथा उन्हें लागू करने के लिए मंत्रियों का सहयोग भी करते हैं, क्योंकि मंत्री है वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते और वो केवल अनुभव होता है उनको, लेकिन ये पढ़े लिखे होते हैं तो ये नीतियाँ भी बनाते हैं और उनको मंत्रियों को दिखाते हैं कि ये नीतियाँ हैं, ये ऐसे ठीक रहेगी, और मंत्रियों को उन नीतियों को सहयोग करने लागू करने में ये सहयोग भी करते हैं। इन ए डेमोक्रेसी द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अंडर देयर कंट्रोल एंड सुपरविज़न। तो लोकतंत्र में जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, एमएलए, एमपी होते हैं, और मंत्रीगण सरकार के सारे प्रभारी होते हैं, जहाँ मंत्री और उनसे मंत्री बनते हैं, चुनाव के बाद वो मंत्री नियुक्त होते हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ये सारे के सारे सरकार के प्रभारी होते हैं। प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में ही चलता है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम में द लेजिस्लेचर ऑल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे में संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका जो होती है वो भी प्रशासन को नियंत्रण करने का काम करती है। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स टू रिटेन पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन।
यह मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। भारत में एक निपुण प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है। पढ़े लिखे लोग हैं जो प्रशासनिक मशीनरी में आए हुए हैं, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी नहीं होती। नौकरशाही की अपेक्षा जो राजनीतिक रूप से ये बिल्कुल अलग होती है। इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव machinery. At the same time, this machinery is made politically accountable. तो ये मशीनरी जो राजनीतिक रूप से उत्तरदायी नहीं होती। नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी भी राजनीतिक पार्टी के दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती। It is the responsibility of the administrative machinery to faithfully and efficiently participate in drafting the policies and its implementation. तो प्रजातंत्र में कोई पार्टी है, चुनाव में आए या हार जाए, नई सरकार पिछले सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहिए या न अपनाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वो नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसको लागू करने में वो पूरी मदद करेगी। द ब्यूरोक्रेसी टुडे इज एन enormously complex system. It consists of the all Indian service, state services, employees of the local governments, and the technical and managerial staff running public sector undertakings. Makers of our constitution were aware of the importance of the non-partisan and professional bureaucracy. They also wanted the members of the civil services or bureaucracy to be impartially selected on the basis of merit. So the Union Public Service Commission has been entrusted with the task of conducting the process of recruitment of the civil servants for the government of India. Similarly, public service commissions are provided for the states also. Members of the public service commissions are appointed for a fixed term. Their removal or suspension is subject to a thorough inquiry made by a judge of the Supreme Court. आज जो भारत की नौकरशाही है उसका जो स्वरूप है वो बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गया है। इसमें जो पूरे भारत की अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडियन सर्विसेज है और जो स्टेट लेवल की है स्थानीय सरकार के जो कर्मचारी हैं, लोग उपक्रम हैं, जितने भी उनके तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी जितने भी वो सारे के सारे इसमें शामिल है। टेक्निकल और मैनेजिकल स्टाफ रनिंग पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से जितने भी प्रशिक्षित प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को वो जानते थे कि किस प्रकार से 10 निपुण जो प्रशासनिक मशीनरी वो होनी चाहिए। वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। इसलिए भारत के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। जो ये काम है इनको सौंपा गया है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग जो राज्यों में भी बनाए गए हैं और लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उनको केवल सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके न्यायाधीश की जांच के आधार पर ही उनको डिसमिस किया जा सकता है, उनका निलंबन किया जा सकता है, उनकी सस्पेंशन या रिमूवल की जा सकती है। With efficiency and merit are the norms of the recruitment. With efficiency and the norms are
While efficiency and merit are the norms for recruitment, the Constitution also ensures that all sections of the society, including the weaker sections, have an opportunity to be part of the public bureaucracy. For this purpose, the Constitution has provided the reservation of jobs for the Dalits and Adivasis. Subsequently, reservations have also been provided for women and other backward classes. These provisions ensure that the bureaucracy would be more representative and social inequalities will not come in the way of recruitment to the civil service. तो दक्षता और योग्यता के आधार बनाकर ही भर्ती की गई है सभी सिविल सर्विस अधिकारियों की, लेकिन संविधान ये भी सुनिश्चित करता है कि जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकार में नौकरशाही का हिस्सा बनाने के लिए उनको एक या बनने के लिए उनको एक मौका दिया जाए, उनको मौका मिले बराबरी का। इस उद्देश्य के लिए संविधान में जो दलित और आदिवासी है जो लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और बाद में जो इनके साथ महिलाओं को भी बाद में ये अधिकार मिला आरक्षण का, और अन्य जो पिछड़ी जाति हैं उनको भी आरक्षण दिया गया। इन सभी प्रावधानों से ये सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा और सामाजिक असमानताएं सिविल सेवाओं की भर्ती के मार्ग में वो रोड़ा बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे ये थोड़ा कार्टूनिस्ट है, इसकी बात सुन लीजिए ये क्या कह रही हैं। Yes, I know that the officers are there to serve the public, but people are always afraid of these officers. And officers also behave as if they were the masters, they were the king. तो इसने हाँ मुझे पता है कि अधिकारी लोगों की मदद के लिए, अधिकारी जितने लोगों की मदद के लिए, लेकिन लोग सदा इन अधिकारियों से डरे हुए रहते हैं। ये बात सच है, और आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा गांव में या हम रहते हैं, अब तो आप तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब कभी देखें कि अधिकारी है, बड़े अधिकारी, उनसे डरे सहमे से लोग रहते हैं, जबकि वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। और अधिकारियों का व्यवहार भी वो एक राजा की तरह होता है, जैसे वही स्वामी है इस पूरी पृथ्वी के या पूरे देश के। ये अब जो नए बच्चे गए हैं सिविल सर्विसेज में या अन्य नौकरशाही सेवाओं में, उनका एटीट्यूड नहीं है, पुराने जो लोग थे उनका है। पुराने ऑफिसर्स में ये चीज़ देखने को मिलती है, नए अधिकारियों में ये बात नहीं होती, क्योंकि वो पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से आगे गए हैं और बड़ा अच्छा उनका ज्ञान है, बहुत ही अच्छे वो समृद्ध हैं, अपने संपूर्ण उनकी भावनाएं लोगों से जुड़ी हुई है। आजकल के अधिकारियों में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। हालांकि इसमें कहते हैं क्या भाई, वो अपवाद हर जगह होता है, एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाएं हैं जो उनका वर्गीकरण, तो आपके मन में होता है कई बार कि भाई मैं आईएएस में जाऊंगा, मैं आईपीएस में जाऊंगा या आईएफएस में जाऊंगा, तो अलग अलग ये यानी कि जो सिविल सेवाएं हैं वो कौन सी सिविल सेवाओं में आप जाते हैं। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, आईएफएस, तो बहुत सारी सेवाएं हैं वहाँ पे। ऑल इंडिया सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, सेंट्रल सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, स्टेट सर्विसेज, सेल टैक्स ऑफिसर सर्विसेज, तो ये बहुत सारी हैं यहाँ पे। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवा, केंद्रीय सेवाएं, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, प्रांतीय सेवाएं और बिक्री कर अधिकारी, सेल टैक्स ऑफिसर्स, ये सेवाएं बहुत सारी वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। पर्सन सेलेक्टेड बाय द यूपीएससी फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस constitute the backbone of the higher level bureaucracy in the state। तो नौकरशाही के सभी अधिकारी जो रीढ़ होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। शायद आपको पता है कि एक ज़िले का अधिकारी है जो कलेक्टर होता है, उस ज़िले में रहकर वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, वो बैकबोन की तरह होता है। You may know
दैट द कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। आपको पता है कलेक्टर है जो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, तो वो जो सरकार को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। डू यू नो दैट द कलेक्टर इज़ नॉर्मली एन IAS ऑफिसर। और कलेक्टर वो क्या होते हैं, एक IAS अधिकारी होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम देकर वो बनता है। आप भी ग्रेजुएशन जब कर लोगे तो UPSC का एग्ज़ाम दोगे, उसके लिए UPSC IAS IFS IPS जो भी आप बच्चों एग्ज़ाम दोगे। मैं थोड़ा यहाँ पे आपको रुक के बताना चाहता हूँ बेटा, जो ये बुक पढ़ रहे हो ना आप अभी पॉलिटिकल साइंस की, इस बुक को ध्यान से पढ़ लीजिए। और यही नहीं, ये NCERT की बुक है 6 से लेकर 12th तक। जितनी भी NCERT की बुक्स हैं आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या SST जो उनको कंपोनेंट सब्जेक्ट है उसका, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सभी कुछ आता है, ये सभी आपको पढ़नी पड़ेंगी। मैथमेटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, जो बेसिक है मैथमेटिक्स 6 to 12th है, बस यही 10th लेवल तक पढ़ लो मैथमेटिक्स। और साथ में साइंस है आपका, SST है, हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना ज़रूरी है, एक मीडियम बना के आपको चलना है। कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना जरूरी है, बेसिक नॉलेज, डेप्थ में नहीं कह रहा कि उसमें मास्टरी आपको करनी जरूरी है। एक लेवल होता है किसी एग्ज़ाम को फाइट करने का, उसमें बेसिक नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। यानी कि बुक्स हैं 2-4 बार उनको ध्यान से रीड कर लो बेटा, UPSC की तैयारी के लिए ज़रूरी है। कोचिंग कोई बाद में अगर लेनी पड़ती है तो ले सकते हो, कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आप अपने बेस पर तैयारी करें IAS के लिए। और आर्ट्स वाले स्टूडेंट बनते IAS है, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इनकी तैयारी हो जाती है और ये ईज़िली इसको कर सकते हैं। इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाएंगे, आप कर सकते हैं, बस प्रॉपर गाइडेंस हो। हमारे टाइम में हमें शायद ये गाइडेंस नहीं थी, लेकिन आप बच्चों आपके पास है, और हम भी कोई ये बहाना नहीं बना सकते कि हमारे पास गाइडेंस नहीं थी। शायद कुछ ना कुछ वजह रही होगी जिससे हम नहीं कर पाए, और वो वजह हम आप बच्चों के लिए खड़ी नहीं करना चाहते, उसको देखना नहीं चाहते। हमारे बच्चे हैं तो आगे बढ़ें और बेटा कुछ करके दिखाएं। हमारे भी आपसे सपने हैं, आपके भी अपने खुद के बारे में सपने हैं, आप आगे बढ़ें, IAS ऑफिसर्स बने। NCERT की बुक्स ये ध्यान से पढ़ लें, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें। एक अपना एक दिनचर्या होनी चाहिए जिसके तरीके से आप अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। बेटा हर एक चीज़ का टाइम टेबल अपना फिक्स कर लीजिए, अच्छे दोस्त बनाइए। आपके दोस्त हैं ना, वो आपके कितने भी प्यारे हों, लेकिन उनकी आदतें अगर अच्छी नहीं हैं तो वो आप उनसे दूर हट जाइए। बस यही आपके लिए एक छोटा संदेश है। आप केवल उन बच्चों को अपना दोस्त बनाइए जो खुद की कदर करते हैं, खुद के बारे में परवाह करते हैं, वो पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। बाकी बात गई भाड़ में, और चीज़ों पे ध्यान न दीजिए आप, बस एक टारगेट है और वो बना के चलिए बेटा। तो डू यू नो दैट द कलेक्टर इज़ नॉर्मली एन IAS ऑफिसर। क्या आप जानते हैं कि जो कलेक्टर होते हैं, जिले का अधिकारी, जिलाधीश जिसको बोलते हैं, वो IAS अधिकारी ही होता है। ठीक है, इसको वो सभी वो सेवाएं हैं, उसी की देख रेख में वो काम किया जाता है। एन IAS और IPS ऑफिसर इज असाइन टू पार्टिकुलर स्टेट। कोई भी एक विशेष राज्य के लिए एक IAS अथवा एक IPS अधिकारी है, किसी एक राज्य के उसको जोड़ दिया जाता है, उसको उसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है। हाउएवर द IAS और IPS ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं होते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए कितनी बड़ी पावर होती है आपके पास अगर आप बन जाते हैं। पावर ही नहीं, सेवा करने का मौका उसको बोलिए, बहुत अच्छा रहेगा और आप खुशी से उस काम को कर लेंगे। तो केंद्र सरकार द्वारा वो नियुक्त होते हैं और ये बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। दे कैन गो बैक इनटू द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम। और अगर वो कोई गलत काम कर देते हैं तो ये नहीं कि कोई उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार किसी राज्य सरकार के पास होगा, नहीं, केंद्रीय सरकार के पास है। राज्य सरकार के पास इनको नियंत्रित इतना ज़्यादा करने का अधिकार नहीं होता। अनुशासनात्मक कार्रवाई केवल केंद्र ही इसके विरुद्ध करता है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट द की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट आर अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अधिकारी हैं, राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक और अधिकारी, राजनीतिक अधिकारी, ये केंद्रीय सरकार की देखरेख में ही नियंत्रित होते हैं।
Apart from IS and IPS officials appointed by the UPSC, the administration of the state is looked after by officers appointed through the State Public Services Commissions. As we shall study later in the chapter on federalism, this feature of the bureaucracy strengthens the control of the central government over the administration of the state. तो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त जितने भी IAS और IPS अधिकारी हैं, इनके अलावा इनके अतिरिक्त राज्य के जो प्रशासन चलाने के लिए भी वहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अधिकारी नियुक्त होते हैं। इनका भी वहाँ पे राज्य को प्रशासन चलाने में, देश का प्रशासन चलाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा कि आप अगले चैप्टर में फेडरलिज्म में संघवाद वाले अध्याय में पढ़ेंगे, लेसन में पढ़ेंगे कि नौकरशाही की यह विशेषता राज्यों के प्रशासन पर केंद्र सरकार के नियंत्रण को बहुत मजबूत कर देती है। द ब्यूरोक्रेसी is an instrument through which welfare policies of the government must reach the people. But most often it is so powerful that people are afraid of approaching a government officers. It is common experience of the people that bureaucracy is insensitive to the demands and expectations of the ordinary citizen. Only if the democratically elected government controls the bureaucracy, some of these problems can be efficiently handled. On the other hand, too much political interference turns the bureaucracy into an instrument in the hands of the politician. Though the Constitution has created independent machinery for recruitment, many people think that there is no provision for protecting the civil servants from political interferences in the performance of their duties. It is also felt that enough provisions are not there to ensure the accountability of the bureaucracy to the citizen. There is an expectation that measures like the right to information may make the bureaucracy a little more responsive and accountable. The bureaucracy is an instrument through which welfare policies of government must reach the people. नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियाँ जनता तक पहुँचती हैं। लेकिन क्या है कि जनता तक पहुँचती है, नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि जो आम आदमी है सरकारी अधिकारियों तक पहुंच बनाने से वो डरता है। उसको डर लगता है बड़े बड़े अधिकारियों से, उनके ऑफिस में जाने से, उनके पास कंप्लेंट करने से। और ये लोगों का एक आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों को और उनकी आशाओं के प्रति वो संवेदनशील नहीं होती। लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित कर लेती है, तब उसमें थोड़ी गुंजाइश है कि कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ज़्यादा जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, इसे नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती है। और हालांकि जो संविधान में भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी है, वो जो बनाई गई स्वतंत्र इंडिपेंडेंट है बिल्कुल वो, और इंडिपेंडेंट मशीनरी है वो। लेकिन अनेक जो लोग हैं उनका मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के पूरा करने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं की गई है। यह भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति जितने भी नौकरशाही हैं उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए वहाँ पे पूरा प्रावधान नहीं है। लेकिन एक ऐसा आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार है, ये ऐसा कदम उठाया गया है कि नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी बनाया गया है, उनको और ज़्यादा अकाउंटेबल, वो संवेदनशील है, जिम्मेदार है, उनको बनाया गया है।
तो इन सब का कंक्लूजन क्या निकलता है, आइए एक बार कंक्लूजन और देख लीजिए। द मॉडर्न एग्जीक्यूटिव इज़ ए वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। द एग्जीक्यूटिव enjoys greater powers compared to other organs of the government. This generates a greater need to have democratic control over the executive. The makers of our constitution thought with foresight that the executive must be put firmly under regular supervision and control. Thus, a parliamentary executive was chosen. Periodic elections, constitutional limits over the exercise of powers, and democratic politics have ensured that executive organ cannot become unresponsive. तो आधुनिक कार्यपालिका जो सरकार की एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। सभी प्रकार की जो सरकारें हैं उस सरकार में अन्य अंगों की अपेक्षा जो कार्यपालिका वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है, लेकिन इससे कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं की ये बहुत दूर दृष्टि थी, उनकी सोच थी बहुत दूर तक कि उन्होंने कार्यपालिका को विधायिका के नियमित नियंत्रण में रखा और देखरेख में रखा। इस प्रकार एक संसदीय कार्यपालिका का चयन किया गया। समय समय पर होने वाले चुनाव, व्यक्ति प्रयोग पर संवैधानिक अंकुश लगाए गए। लोकतांत्रिक राजनीति ने यह सुनिश्चित किया कि भारत में कार्यपालिका वो अनुत्तरदायी नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपके समझ में आया होगा। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर है वो आपको कल को मैं करने के लिए भेजूँगा। तो सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर है ये भी ज़रूर कर लें साथ में ही, और इनको चेक करवाने के लिए आप PDF के माध्यम से व्हाट्सएप पर सेंड करें, और जैसे ही मौका रहता है तो आपकी नोटबुक्स है वो चेक की जाएंगी। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू।